नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म 10 on 10 के कोचिंग क्लास में। आज हम देखेंगे आरपीएफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और जिन भी स्टूडेंट को हमारा क्लास परचेस करना है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8435342829। इस नंबर पर आप कॉल करके क्लास की जानकारी ले सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, काल बैसाखी किसका प्रकार है? तो काल बैसाखी किसको कहते हैं आखिर? देखिए, जो काल बैसाखी होता है, जैसे मानसून आने वाला रहता है उसके पहले जो चक्रवाती तूफान आता है उसको हम लोग काल बैसाखी के रूप में जानते हैं। कई जगह इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो काल बैसाखी क्या है? एक चक्रवाती तूफान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भारत में वर्षा किन पवनों से होती है? तो भारत में वर्षा किन पवनों से होती है हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये भारत का ये हमारा भारत है। देखिए, भारत में यहां पर आपका भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब यहां से हिंद महासागर से क्या जाएगा? आपके मानसूनी पवने। ठीक है, और यहां से ये टकराने के पश्चात क्या होता है? दो धाराओं में ये बढ़ जाता है। ठीक है, और दो धाराओं में बढ़ जाता है, उसके बाद यहाँ पर खूब वर्षा कराता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में खूब वर्षा कराता है, उसके बाद यहाँ से आपका जाकर यहाँ पर खूब वर्षा कराता है मासीराम में, है ना। तो यहाँ पर जो पवने जाती है इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। और भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, याद रखिएगा इस बात को। तो भारत में जो वर्षा है वो किससे होती है जी? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिमी घाट में। और सबसे पहले आपका जो मानसून है वो कहाँ पहुँचता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। स्थल भाग में कहाँ पहुँचता है और द्वीपीय भाग में कहाँ पहुँचता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आज से तैयारी आपकी रेगुलर होगी, प्रत्येक अल्टरनेटिव मैं क्लास लाते रहूँगा, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ाई करेंगे। जरूरी नहीं है आपको क्लास लेना, लेकिन आप लोग एमसीक्यू से ही बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग आ सकते हैं, एकदम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जिनको भी और अच्छे से तैयारी करना है, सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है, बिल्कुल हमारा क्लास परचेस करते हैं। बहुत ही कम फीस में आपका क्लास परचेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब वातावरण में ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऊंचाई में स्थिर रहता है। तो देखिए, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ऊंचाई के साथ क्या होता है? दाब जो है बिल्कुल बढ़ता नहीं है, ऊंचाई के साथ दाब घटता जाता है। ठीक है, ऊंचाई जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठते जाते हैं पृथ्वी की सतह से, तो क्या होता है? दाब घटते जाता है। और दाब घटने से देखिए, आप लोग अगर पहाड़ में अगर पिकनिक मना रहे हैं तो वहाँ लेट में खाना पकेगा। किसकी अपेक्षा? मतलब धरातल की अपेक्षा। जैसे जैसे, क्योंकि वहाँ दाब घटने की वजह से क्या हो जाता है? दाब घटने की वजह से क्या हो जाता है? आपका क्वथनांक भी घट जाता है और खाना देर से पकता है। इसीलिए एरोप्लेन वगैरह में हम लोग चढ़ते हैं तो दाब घटने से जो वहाँ का आपका इंक रहता है वो बाहर आ जाता है। इस बात को हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। तो ऊंचाई के साथ क्या होता है? दाब घटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतलज नदी का उद्गम, देखिए सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल है राक्षस ताल। याद रखना, इसको कैसे याद रखना है? ट्रिक के माध्यम से ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, राक्षस लोगों को कभी लज्जा नहीं आती है, राक्षस लोगों को कभी लज्जा नहीं आती है। याद रखना है, राक्षस लोगों को कभी भी लज्जा नहीं आती है। अर्थात सतलज नदी का उद्गम स्थल आपका राक्षस ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंती पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो गारो, खासी, जयंती आपका मेघालय, बादलों का घर, इस राज्य में स्थित है।
सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ खासी पर्वत में होती है ना, खासी पर्वत में होती, गारो खासी जयंती। और सबसे देखिए ये ट्रेंगल शेप में पर्वत है, ये ट्रेंगल शेप में पर्वत है, और जैसे ही मानसूनी पवनें यहाँ पर प्रवेश करती है, यहाँ राउंडिंग घूमने लगती है और सर्वाधिक वर्षा खासी पहाड़ी पर होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? मतलब हमारा भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पर हम लोग ने मिर्ज़ापुर के नैनी नामक जगह पर क्या किया है, इसको माना है। तो 82.5 डिग्री जो है वो आपका ग्रीनविच समय रेखा, अर्थात हम लोग जानते हैं कि ग्रीनविच समय रेखा किसको कहते हैं। देखिए सबसे पहले अंग्रेजों ने ही इस टाइम को बनाया है। टाइम जोन को किसने बनाया है? ब्रिटेन वासियों ने बनाया है। तो ब्रिटेन वासियों ने ग्रीनविच नामक प्रयोगशाला में इसको प्रयोग किया और उसको 0 डिग्री मानकर, देखो क्या है कि सबसे पहले जो आपका चुंबकीय सुई है ना, उसका आविष्कार अंग्रेजों ने ही किया था। तो चुंबकीय सुई का आविष्कार करने के कारण उन लोग क्या करते थे, समुद्र में व्यापार करने के लिए जाते थे दूसरे देश, है ना। तो उन लोग को बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, मतलब तनाव का सामना करना पड़ता था। आप लोग भले ही स्थल भाग में कहीं जाए, आप लोग क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं कि इस जगह ऐसा है वैसा क्या, लेकिन समुद्र में दूर दूर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए वहाँ पर उन लोग को सहूलियत के लिए, अपने कंफर्ट के लिए उन लोगों ने क्या किया, पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर में क्या करने लगे, उन लोग बांटने लगे। और यहाँ पर 0 डिग्री को क्या माने, उन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना। और यहाँ पर हमारा भारत 82.5 डिग्री में है और हमारा भारत है 5.5 घंटा आगे। हमारा भारत 5.5 घंटा आगे है, अर्थात अगर ब्रिटेन में 12 बज रहा होगा, ग्रीनविच वाले जगह पर 12 बज रहा होगा रात के, तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होंगे। तो 5.5 घंटा इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पूरा धमाका मचा दीजिए, पूरा तैयारी में जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका। चलिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर अक्षांश एवं देशांतर रेखा की कुल संख्या होती है। तो मैं बता देता हूँ अक्षांश रेखा किसको कहते हैं। देखिए इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री। ध्रुव तारा से आपका 0 डिग्री अपवर्तन कोण, 0 डिग्री एंगल पर, जहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर ध्रुव तारा लेता हूँ, यहाँ से अगर 0 डिग्री का अपवर्तन कोण बनता है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा मानते हैं। और इसके समांतर खींचे जाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं आपका अक्षांश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश। ठीक है, और देशांतर रेखा क्या होती है, यहाँ पर सीधी रेखा होती है ना। तो देशांतर रेखा हम लोग ऐसे खींचते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा हम लोग ऐसे खींचते जाते हैं। ठीक है, देखिए पूरे सतह पर अक्षांश रेखा होती है, लेकिन देशांतर रेखा आधे ही सतह पर होती है, इस बात को याद रखना है। तो अक्षांश रेखा कितनी होती है, आपको देख लीजिए। अक्षांश रेखा होती है आपका अक्षांश होती है आपका 180 और देशांतर रेखा होती है 360। देखिए अक्षांश होती है 180, अक्षांश रेखा होती है 179, याद रखेंगे, और अक्षांशीय वृत्त होता है 181। ठीक है, और देशांतर, देखिए 2 देशांतर को मिलाकर एक देशांतर वृत्त का निर्माण होता है। ठीक है, तो देशांतर का कितना होता है, 360 देशांतर, है ना। देखो 180 इधर होता है और 180, और वृत्त देशांतर वृत्त कितना होता है आपका 180 वृत्त, और यह है देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा 360, देशांतर वृत्त 180, क्योंकि 2 देशांतर को हम लोग मिलाकर क्या बनाते हैं जी, एक वृत्त बनाते हैं। 2 देशांतर को मिलाकर एक वृत्त बनाते हैं, जबकि ये पूरा भाग में होता है। 180 अक्षांश होता है, 179 आपका अक्षांश रेखा होता है, और 181 आपका अक्षांशीय वृत्त होता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा होता है ये 23.5 डिग्री उत्तरी
गोलार्ध में होता है, ठीक है, या उत्तरी अक्षांश में होता है। मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश में होता है 30.5 डिग्री में, ठीक है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा में होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, 2 ठो दे दिया, ठीक है। तो याद रखना है, ये सब चीज आपको याद रखना है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इसको मैं बता देता हूं, ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये आपका 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं हम लोग। और 23.5 डिग्री जो नीचे में रहता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, इसको हम लोग मकर रेखा भी कहते हैं। इसको अच्छे से देखना है कौन सा सही है। कर्क रेखा दक्षिणी अक्षांश में होता नहीं है, मकर रेखा 0 डिग्री में होता नहीं है, भूमध्य रेखा उत्तरी अक्षांश में होता नहीं है, ठीक है, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश में होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा ही 0 डिग्री में अक्षांश होता है। मैंने पहले बताया कि भूमध्य रेखा ध्रुव तारा से 0 डिग्री का अपवर्तन कोण में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय के रूप स्थान प्रदान करता है? सबसे पहले जानते हैं कि अभिलेखीय न्यायालय होता क्या है। देखिए दोस्तों, अभिलेखीय न्यायालय का अर्थ है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट को रिकॉर्ड फॉर्म में रखा जाएगा आने वाले कुछ भी केस के लिए, ठीक है। और ये आपका याद रखना कि कोई भी जजमेंट होता है, कोई भी बात होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है। अभिलेखीय न्यायालय मतलब न्यायालय को अपने अवमानना का दंड देने का अधिकार है। अगर आप लोग अनाप शनाप करते हैं न्यायालय के समक्ष या कोई भी उसके अवहेलना करता है तो न्यायालय को दंड देने का अधिकार है, इसको अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। और अभिलेखीय न्यायालय है 129, है ना, 129, क्या है, 129 अभिलेखीय न्यायालय। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, गर्मी में खाते हैं हम लोग खीरा, गर्मी में खाते हैं हम लोग खीरा, और लोकसभा की पहली स्पीकर थी मीरा, ठीक है। गर्मी में खाते हैं खीरा और लोकसभा की प्रथम स्पीकर थी मीरा, ठीक है। गर्मी में खाते हैं खीरा और लोकसभा की प्रथम स्पीकर थी मीरा, ठीक है। राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो याद रखना, 2 सदन होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा प्रत्येक 5 साल में भंग हो जाती है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक स्थायी सदन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता। याद रखिएगा, भारत के नागरिकों को दोहरी नागरिकता नहीं मिली है, जम्मू कश्मीर वासियों को मिली थी, वो अब है ना खत्म हो गया। केंद्र में संपूर्ण शक्ति, याद रखना, शक्ति दोनों जगह है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। शक्तियों का एकीकरण बिल्कुल गलत बात है। संविधान की सर्वोच्चता, याद रखना, भारत में संविधान सर्वोच्च है, उसके बाद कोई पद है, ठीक है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, उसके बाद कोई पद है, याद रखना। और संविधान से भी अगर सर्वोच्च पूछा जाए तो संविधान से भी सर्वोच्च, संविधान को शक्ति कौन देखता है? भारत की जनता। प्रस्तावना में साफ लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष बनाने के लिए, ऐसे करके, ठीक है। तो याद रखना, हम भारत के लोग युग्मों के चार्टर द्वारा लिया गया है, तो याद रखना, हम भारत के लोग ही संविधान को, भारत के लोग ही संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। संविधान के गठन के समय संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, देखिए, संवैधानिक सलाहकार आपका BN राव को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। BN राव ऐसे आदमी हैं जिन्होंने फ्री फोकट में संविधान बनाने के लिए सलाहकार के रूप में कार्य किया, और बहुत ही इसके जो भी कार्य है उसको सराहना मिलना चाहिए आज भारत में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बैठने वाला एकमात्र जो व्यक्ति है BN राव, उन्होंने संविधान बनाने में बहुत सारी भूमिका निभाई है। और याद रखना, राव आदमी, जो राव होते हैं, गांव के राव आदमी मतलब जो शिक्षित आदमी होते हैं, राव